हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है निमसेट के और क्वेश्चंस के बारे में. As discussed in the last video that we will be doing and solving some of the questions जो previous year papers में आए हैं topic wise. So because we have started from the last video कि हम previous year papers को सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे. सो टुडे आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है. लास्ट वीडियो में वी हैव डन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू डू ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. अलग अलग टाइप के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड वील ट्राई कि उसके करेक्ट आंसर्स हमें आ सकें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है दैट इज फ्रॉम निमसेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन आपको सामने देखते ही पता चल रहा होगा कि आर्टिकल बेस्ड है. सेलेक्ट करेक्ट आर्टिकल्स. आपको आर्टिकल्स करेक्ट सेलेक्ट करने. बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सबने ही आर्टिकल्स पहले से पढ़ रखे होते हैं. सो आर्टिकल्स जो हमने पढ़ रखे होते हैं वो ए, एन और द हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं. फिर भी गलत क्यों हो जाता है? गलत होता है सिर्फ एन में, या फिर इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि वाउल और कॉन्सोनेंट के साउंड के हिसाब से हमें आर्टिकल्स फिल करने होते हैं, ना कि वाउल और कॉन्सोनेंट को देखकर. बस एक ही ये एरर है जो आर्टिकल में आप करते हैं. सो लेट्स सी कि वो एरर किस टाइप का एरर होता है. ओके, मान लीजिए लेट्स से ये फर्स्ट वाला हम देखते हैं एम ए. अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन म से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट हो रहा है. यानी कि एम ए और उसके बाद म आ रहा है. सो बेसिकली द थिंग इज कि जब भी आपको एन फिल करना हो तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि वाउल के साउंड्स के पहले आप एन फिल करेंगे और कॉन्सोनेंट के पहले आप अ लगाएंगे और बाकी स्पेसिफिक चीज़ों के पहले जिसको आप डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं उसमें आप द लगाएंगे. ध्यान देने वाली बात यह है वाउल के साउंड के पहले आप लगाएंगे, ना कि किसी वाउल के पहले लगाएंगे. वाउल के साउंड का मतलब होता है कि जहां कहीं पर भी आपको ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड मिलेगा, ना कि ये वाउल मिलेगा. ये साउंड आना चाहिए जो कि अ का साउंड होता है. ई का साउंड ए भी हो सकता है और ई का साउंड ई भी हो सकता है. जैसे इंजन ई का ही साउंड है, उसी तरीके से ए भी हो सकता है. जैसे कि एलिफेंट, उसी तरीके से आई है, ओ है और यू है. इसके बेसिकली आपको साउंड्स आने चाहिए. तो जब आप एम ए पढ़ रहे हैं तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, भले ही वो लेटर एम से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड आपको ए का मिल रहा है. आपको चूज करना चाहिए एन. जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि इसके पहले एन लगता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं. जैसे कि अगर लेटर एस की बात करें तो एस ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशंस उस हिसाब से होते हैं कि अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो आपका आर्टिकल भी गलत हो जाएगा. जैसे एक वर्ड है EUNUCH, इसका प्रोनाउंसिएशन य से होता है, यू से होता है, यूनक. तो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ही यूनक है तो वो य साउंड आया, ना कि ई साउंड आया. सो दिस वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर ई, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्योंकि वो य से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले आप एन नहीं लगाने वाले, राइट. तो अगर हमें एम ए मिला है सो ही इज एन एम ए होगा. अगर हम एन के हिसाब से देखें सो वी हैव गॉट जस्ट वन ऑप्शन विच इज दिस वन, B1, और ऑप्शन है एन एम ए विथ PhD एंड टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी. आई होप यूनिवर्सिटी के पहले द लगेगा ये तो सबको क्लियर होगा, लेकिन एम ए के पहले क्या लगेगा ये पता होना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम 2022, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और ये आर्टिकल बेस्ड है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ एक ही रूल था, एक ही लॉजिक है. अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा आप वो भी कर लेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो 2022 का ही एक क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. केदार डैश हैज दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ एंड नाउ ही इज अबाउट टू जॉइन अ न्यू प्रोजेक्ट. आपको इसमें भी सिर्फ एक ही हिंट है जो आपको दिमाग में रखनी है. वो हिंट है फॉर और सिंस की. हियर
यहाँ पे फोकस आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही, सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधे ये चीज़ क्लिक कर रही है, दैट मीन्स आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें आप फॉर और सिंस लगाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से आपको प्रेजेंट चूज करना है, पास्ट चूज करना है या फ्यूचर चूज करना है, वो इजी है। सेंटेंस देखकर आपको पता चल जाता है। इनफैक्ट आप ऑप्शंस को भी साइड करते करते आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। सो अगर फॉर अ मंथ, एक्चुअली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो टाइम के साथ यूज किया जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं कि कोई काम इतने टाइम से चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ऐसा हो रहा है पास्ट में हो जाएगा, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इसमें यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है फॉर और सिंस। कोई इतने ड्यूरेशन से, इतने टाइम पीरियड से ये काम होता चला आ रहा है। सो फॉर अ मंथ, सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके के वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आपका ट्रिक यही है, आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको फॉर और सिंस वाले सेंटेंसेस में ये वाला टेंस यूज करना है। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर आप प्रेजेंट में यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। अगर पास्ट में यूज करेंगे तो हैड, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और अगर आप फ्यूचर में यूज करेंगे तो विल, हैव, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो अगर आप इतना भी जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, हिंदी में आप पहचान सकते हैं, उसके साथ में कौन सा वर्ब लगेगा, तो वेरी इजीली, बहुत ही क्विकली, सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एग्जाम में ग्रामर रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ एक रूल बेस्ड क्वेश्चन होता है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा नहीं आई होती है, आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सो केदार डैश दिस प्रोजेक्ट गाइड्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चूज करना है कुछ ऐसा जिसमें बीन आए, जिसमें हैज, हैव, हैड या विल हैव कुछ आए। वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है ये, केदार हैज बीन गाइडिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ एंड नाउ ही इज अबाउट टू ज्वाइन अ न्यू प्रोजेक्ट। सो अभी वो 1 मंथ से करीब करीब ये प्रोजेक्ट को गाइड कर रहा है और अब वो एक नया प्रोजेक्ट ज्वाइन करने जा रहा है। सो दिस वॉज द सेंटेंस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। विच ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए ग्रामर बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी सी बात है कि ग्रामर बेस्ड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ग्रामर के तो कुछ ही टॉपिक्स लर्न करने हैं, और वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा इमेंस होती है। तो अगर वोकैबुलरी उतनी स्ट्रांग नहीं भी है तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आप स्कोर कर सकते हैं। सो ये भी 2022 का क्वेश्चन है। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में, और भी बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आगे के वीडियोस में आपको दिखते रहेंगे। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने का क्वेश्चन है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। एक ही चीज है जो आपको इस पर्टिकुलर फ्रेज में याद रखनी चाहिए। वैसे तो टू के बाद जब भी कभी टू आता है उसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं इंग्लिश में जिसमें वर्ब के बाद, मतलब टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है। वो कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस है। कुछ फ्रेजेस के साथ हो जाता है, कभी कभी दूसरी सिचुएशंस में भी टू के साथ में आईएनजी लग जाता है। उसमें से ही ये एक फ्रेज है जिसमें टू के साथ आईएनजी लगता है। एडिक्टेड टू, आप इज़एमआर लगाएंगे, इज़एमआर के बाद एडिक्टेड टू लगाएंगे। जैसे आपने अगर ये सुन रखा हो, आई लुक फॉरवर्ड टू,
ये भी एक फ्रेज वाला सेंटेंस है जो कई बार एग्जाम में आता है और इसके बाद भी टू के बाद में वर्ब का आईएनजी लगता है। ये ईमेल्स में भी लिखा जाता है। यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम समबडी सून, बहुत जल्दी किसी से आप कुछ सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज जिसके बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसी तरीके से ये भी एक फ्रेज है एडिक्टेड टू, जिसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। इज एम आर इसमें लगता है, इसमें लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेंस दैट यू आर यूजिंग। हो सकता है दैट यू वांट टू यूज प्रेजेंट टेंस और आप बोलें आई लुक फॉरवर्ड टू। हो सकता है आप कॉन्टिन्यूअस में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, अगर सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तो यहां पर भी आईएनजी आएगा और टू के बाद भी आईएनजी आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। एक सेंटेंस में 2 बार आईएनजी आ सकता है क्योंकि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब वाला आईएनजी है और वो टू के बाद आपने आईएनजी लगाया है। सो एक और फ्रेज हमने इसी के साथ में लर्न कर लिया है कि अगर कभी आपको लुक फॉरवर्ड टू दिखे तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी आप आईएनजी लगाने वाले हैं वर्ब में, एंड एडिक्टेड टू के बाद भी फ्रेज के बाद आप आईएनजी लगाएंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी addicted to smoking। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देख के बताइए ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। सोचिए कि ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग पे बेस्ड है। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स जो हैं, कोई भी सेंटेंस आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद एक कॉमा मिलता है और उसके बाद आप पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा किया गया, या इस तरीके का कुछ भी, क्या वो गया। ये जो क्वेश्चन होता है जो आप लास्ट में किसी से पूछते हैं उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन टैग कभी अगर मैं अलग से जब पूरा टॉपिक बताऊंगी तो उसके कुछ 3-4 रूल्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं और उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट इट इज़ अ वेरी इजी वन, बहुत ही ईजी वाला है तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन टैग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन टैग याद रखना पड़ता है, बट इसमें याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूजुअली क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंटेंस का यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव होता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ही हैज डन हिज ड्यूटी। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी हैज से ही बनेगा। और जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव में बोला गया सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, नॉट लगा के बनता है, और अगर नेगेटिव वाला है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। तो क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका क्वेश्चन टैग हैज के साथ बनेगा। शुडंट ही नहीं हो सकता है, हैजंट ही हो सकता है, वोंट ही बिल्कुल भी नहीं होगा, और हैज ही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव होता तो हैज ही हो सकता था। सो द राइट आंसर इज हैजंट ही। लेकिन फिर से बता रही हूँ क्वेश्चन टैग के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इसके अकॉर्डिंग फॉल नहीं करेंगे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो रूल्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए बिकॉज दिस वॉज एन ईजी वन। ये एक ईजी सा क्वेश्चन था और इसमें एक जनरल रूल लग रहा था, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो हमने अभी वो कवर किया। राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट विच हैज़ एन एरर। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जैसे मैंने एक एक्टिव पैसिव वॉइस भी लिया है, एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन भी लिया हुआ है, एक आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन भी लिया है। सो आई हैव ट्राइड टू समराइज कि सारे टॉपिक्स में से एक रूल आपका कवर होता जाए। ऑल्दो और भी बहुत सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे, बट
इस टाइम पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स अलग अलग तरीके की आपको वैरायटी दिख सके कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज़ थोड़ा सा वोकैब बेस्ड है और इसको मिक्स कर दिया गया है टेंस और वोकैबुलरी से। टेंस और वोकैब से इस तरीके से मिक्स किया है कि कुछ पार्ट जो है वो अंडरलाइंड है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, ये कुंट कुड नॉट अलग है और कोप अप अलग है, क्लाइमेट है और एनी लॉन्गर है। आपको चूज करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये नहीं कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है, कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मिक्स किया गया है क्योंकि अगर कुड नॉट इज एन एरर तो कुड नॉट जो है वो टेंस का पार्ट है, अगर क्लाइमेट एरर है या फिर कोप अप एरर है तो वो वोकैबुलरी का पार्ट है, अगर एनी लॉन्गर एरर है तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो हर चीज़ डिफरेंट है, ग्रामर बेस्ड है और वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इंक्लूड की गई है। आपको देखना है ही कुड नॉट कोप अप विद द हॉट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एनी लॉन्गर, तो वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, कोप नहीं कर पा रहा था, जो हॉट क्लाइमेट था उससे कोप नहीं कर पा रहा था और अब आगे नहीं कोप हो पा रहा था। सो कोप का मीनिंग क्या होता है? कोप का जो मीनिंग होता है विच इज किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने आप को जूझ करके बाहर निकलना। उसको बोलते हैं कोप करना, कि किस तरीके से आप प्रेशर से कोप करोगे, किस तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से का सामना करेंगे। उसको बोलते हैं कोप करना। नाउ वन important thing with this particular word is do not get confused with this particular word। कई लोग बहुत सारे बार कोप अप विद यूज करते हैं एंड दे फील, डे टू डे लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं एंड इट इज फेल्ट कि ये बिल्कुल करेक्ट है, सही तरीके से यूज किया जा रहा है, वेराज कोप अप विद गलत तरीका है इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करने का। देयर इज नो सच अप विच इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग कोप। कोप के साथ एक ही प्रेपोजिशन सफिशिएंट है, वो है विद। कोप विद का मीनिंग होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रेशर, कुछ भी ऐसा हो जिसका आप सामना कर रहे हो, जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे आप कोप करते हैं। कोप विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हियर इट इज कोप विद द हॉट क्लाइमेट। अप इज नॉट रिक्वायर्ड। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है, जैसे पुट अप विद यूज करते हैं, कीप अप विद यूज करते हैं, हो सकता है इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता, बट प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। कोप के साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज करें, वो है विद। यहीं पे एरर सामने आ गया है। द एरर इज कोप अप, गलत तरीके से यूज किया गया है, कोप विद इज राइट और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही कुड नॉट कोप विद द हॉट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एनी लॉन्गर। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है और वोकैब और टेंस में कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is active passive based. Which of the following is the correct passive of the sentence? Sentence is this one. John has eaten the apples. अब मैं क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस का तो ये वीडियो नहीं है, इसलिए पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस कवर नहीं करूंगी। एक्टिव पैसिव वॉइस का एक रूल आपको एक्सप्लेन करूंगी जो यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये वाला सेंटेंस पहले तो देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में ये कौन सा टेंस है, क्योंकि अगर हमें एक्टिव वॉइस का टेंस पता होगा तो पैसिव वॉइस का टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ईट, एट, ईटन, जो कि ईट का थर्ड फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ये कौन सा टेंस होता है? ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं आपको परफेक्ट टेंस का पैसिव बता रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट टेंस का अगर आपको पैसिव निकालना हो बहुत ही इजी है। किसी भी सेंटेंस में अगर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, आपको एक वर्ड ऐड करना है पैसिव वॉइस में, वो है बीन। पैसिव वॉइस में जो टेंसेस का पैसिव चेंज होता है, एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस में ये लॉजिक काम कर जाता है जब आप टेंसेस को चेंज कर रहे होते हैं पैसिव में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट को, इंडेफिनिट को चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब क्योंकि हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस में, एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमें बीन वर्ड ऐड करना है, बट वी कैन नॉट फॉरगेट दिस ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैज़ को अगर हमें पैसिव में चेंज करना होगा तो वो हो जाएगा हैज़ बीन, और हैज़ बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा। ये तो तरीका हो गया पैसिव में। एक और चेंज करेंगे, वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। परफेक्ट टेंस के कंपैरिजन में, परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहीं पे लगेगा हैज़ और यहीं पे लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब आप पैसिव बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को इस साइड ले आइए और सब्जेक्ट को इस साइड ले आइए। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? जॉन हैज ईटन द एप्पल्स, जॉन, राइट। इसका सब्जेक्ट हो गया है जॉन। ये इसका सब्जेक्ट है। हैज इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद ईटन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एप्पल्स इसका ऑब्जेक्ट है। हमें एप्पल्स को सबसे पहले ले आना है, तो अगर हम एप्पल्स को सबसे पहले लेके आएंगे सो दी एप्पल सबसे पहले आ जाएगा। अब कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है आपके सामने, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको हैज़ बीन दिखे? सो हैज़ बीन कहीं पर दिख रहा है, आर बीन दिख रहा है, हैव बीन दिख रहा है, एंड ईटन दिख रहा है, एप्पल्स विल बी ईटन दिख रहा है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लगा हुआ है हैव। क्यों हैव लगा है? क्योंकि एप्पल्स लिखा है। अगर ये एप्पल होता तो आप हैज़ लगा देते। हमारे पास एक्टिव वॉइस में भी तो हैज़ और हैव दो की चॉइस होती है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई भी काम जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टास्क, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, या मैं ये टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड। और अगर ये ही होता तो ही हैज़ कंप्लीटेड हो जाता, तो ही के साथ हैज़, आई के साथ हैव। उसी तरीके से एप्पल्स के साथ हैव। सो द एप्पल्स हैव, आपने बीन लगाया, ईटन लगाया और उसके बाद बाय लगा करके जॉन लगा दिया। ये होता है एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका। डिटेल में एक्टिव पैसिव वॉइस, जब एक्टिव पैसिव वॉइस का अलग से टॉपिक बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी, बट अभी एट प्रेजेंट आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज किया है और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करके ये पैसिव बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Question number 7. Anne had to pay for everything because as usual Peter dash his wallet at home. बहुत easy सा sentence है, 2019 में आया हुआ question है जिसमें आपको tense based solution देना है। टेंस बेस्ड सोल्यूशन इसलिए क्योंकि इसमें लीव का फॉर्म आपको चूज करना है और लीव का फॉर्म चूज करने के लिए क्या कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा नहीं लगेगा ये आपको देखना है। लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट। अगर आपको किसी टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा तो हम लगाएंगे, नहीं लगाना होगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए कि ये हैड टू जो यूज़ किया गया है वो किस लिए यूज़ किया गया। प्लीज़ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हैड अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ था जिसमें हैज़ और हैव यूज़ हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होना चाहिए था। तो ये हैड वो वाला हैड नहीं है, ये हैड टू कंपल्शन है। इसका मतलब है कि आप की मजबूरी है, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू या फिर हैड टू, मतलब आपकी मजबूरी है ये काम करना। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, तब आप यूज़ करते हैं आई हैव टू। आई हैड टू, मुझे ये करना पड़ा। सो आई वॉज कंपेल्ड, आई वॉज बाउंड, मेरी मजबूरी थी, उसके लिए ये हैड टू यूज़ किया जाता है, कंपल्शन शो करता है। सो एन हैड टू पे फॉर एवरीथिंग, एन को पे करना पड़ा हर उस चीज़ के लिए, बिकॉज एज यूजुअल पीटर अपना वॉलेट घर भुलाया था। सो पीटर अपना वॉलेट घर भूल आया, उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है आप सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और लीव का जो सेकेंड फॉर्म है, लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सो लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो है लेफ्ट, ठीक है। सो आप लेफ्ट चूज करेंगे। एन हैड टू पे फॉर एवरीथिंग बिकॉज एज यूजुअल पीटर लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम। करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसके साथ में प्रेपोजिशन डिसाइडेड होती है, उसी टाइप पे बेस्ड ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है। जैसे आपने सुना होगा कि लिसन जो एक वर्ड है उसके बाद में प्रेपोजिशन जो है वो टू ज़रूर लगाई जाती है। सो लिसन टू समथिंग, लिसन टू समबडी। उसी तरीके से वर्ड है प्रेफर। जब भी आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफर करते हैं, वो आपकी चॉइस होती है कि आप इसके बजाय इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू प्रेफर समथिंग, तो आप प्रेफरेंस जब दें आप सिर्फ एक प्रेपोजिशन लगाएं जो कि है टू, और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि अगर आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स इंग्लिश में पता है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आने लग जाते हैं, अगर आपको पता है इट मेक्स द टास्क वेरी वेरी इजी। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये जानना कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो जैसे आज अगर आपको पता चल गया है तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि आपको दिमाग में रिटेन करने में बहुत टाइम लगेगा। इट इज़ वेरी इजी। सो प्रेफर के बाद टू लगाया जाता है, प्रेफर दिस टू दिस। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पता चल चुकी है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपका आंसर करेक्ट ही होने वाला है। उसमें आपको ज़रा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट यू सी अ सेंटेंस आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस हैड 4 ऑप्शंस। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर कॉफ़ी फॉर टी, विच इज़ इनकरेक्ट क्योंकि कॉफ़ी फॉर टी तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, जिसमें कंपैरिजन दिखाया गया है। आई प्रेफर कॉफ़ी बाय टी, ये नहीं हो सकता है। दिस इज़ द राइट वन। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। क्यों ऐसा है मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेस्ड है टेंस पे। आई डोंट थिंक आपको सिंगल फिलर दिया हुआ है, लेकिन सिंगल फिलर में भी आप ऑप्शन से पता लगा पा रहे होंगे कि आपको टेंस बेस्ड करना है क्वेश्चन। देखिए अभी मैंने आपको परफेक्ट टेंस बताया था, और परफेक्ट टेंस में व्हाट डिड आई टेल यू? परफेक्ट टेंस में मैंने आपसे बोला था कि आप हैज़ और हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, आई हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, सो आई हैव कंप्लीटेड, ही हैज़ कंप्लीटेड, दे हैव, वी हैव, शी हैज़ कंप्लीटेड, इस तरीके से लगता है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो सेंटेंस बहुत ही ईजी है। आई डोंट थिंक आई हैव एवर डैश ऑन दैट सोफा, ये जो है ये ब्लेंडेड फॉर्म है। आईव, ये ब्लेंडेड फॉर्म किसका है? आई हैव का। अब अगर आई हैव लगा है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। आपको सिर्फ सिट का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। एवर से मतलब नहीं है, अगर है भी तो भी आपको सोल्यूशन करेक्ट ही मिलेगा। सो सिट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है सैट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सैट। सो आई डोंट थिंक आई हैव एवर सैट ऑन दैट सोफा। इजी है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अगर छोटे छोटे रूल्स ध्यान रख लें, आपके क्वेश्चंस सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे सॉल्व होने लगता है हमें अच्छा लगने लगता है दैट वी आर एबल टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, और हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, करेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस है और चारों अलग अलग है, और 4 सेंटेंसेस में से आपको ये देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
ये इसलिए दिया हुआ है, क्यों दिया है इसके पीछे का साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी बता रही हूँ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आप यूनिवर्सल फैक्ट्स जो ऑल ओवर द यूनिवर्स एक समान रहते हैं उसकी बात करते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ की, यूनिवर्सल फैक्ट्स की, डेली रूटीन की आप उसी टेंस में बनाते हैं। वो वाले टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगा के यूज़ किया जाता है। ये वाला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये वो ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो ही सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है वो है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 4 years। ये वाला जो है ये फॉर और सिंस को टेस्ट करने के लिए सेंटेंस दिया हुआ है। फॉर और सिंस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि फॉर और सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। फॉर के साथ एक के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है और दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है। मैंने एग्जाम्पल में बोला भी था फॉर दीज मेनी ईयर्स, और मैंने बोला था सिंस चाइल्डहुड। अगर आपको वो भी याद है अभी तक तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंस 4 years विच इज़ रॉन्ग, और इसी से ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फॉर और सिंस की लॉजिक है। थर्ड सेंटेंस शी मेट एन वन आइड मैन, ये जो है ये आर्टिकल बेस्ड है। देखिए अगर आप ध्यान से तो आर्टिकल लगाया हुआ है, और ये भी हमने अभी डिस्कस किया है एक क्वेश्चन में कि आर्टिकल जो है वो वाउल के साउंड के हिसाब से लगता है, और अगर आप ओ पे जाएंगे क्योंकि ओ एक वाउल है, बट ओ में ये जो वन है इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो हिंदी में व से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ओ से या ओ से या अ से नहीं स्टार्ट हो रहा है। सो इस वजह से ये एक आर्टिकल बेस्ड एरर वाला क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है। लास्ट वाला है वन ऑफ द बुक्स बोरोड बाय द स्टूडेंट्स आर फेमस। ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ड है, वन ऑफ द बुक्स बोरोड बाय द स्टूडेंट्स। इस पे यहाँ पे आपको चेक करना है और ये देखना है कि इसमें ग्रामर का एरर कौन सा है। एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, वो है दिस वन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ के साथ एस या एस लगा हुआ है और स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया गया। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है आप सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या तो फिर फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो अर्थ के साथ में एस या एस लगना चाहिए था, इसलिए रिवॉल्व्स लगा है। दिस इज द राइट वन, ग्रामेटिकली करेक्ट ये वाला है, और बाकी तीनों ग्रामर के एरर्स मैंने बता दिए आपको कि कहाँ कहाँ पर एरर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब। वेयर इज ही? ही शुड डैश होम आवर्स अगो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन देखें, ये मॉडल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है और इनको मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। जो भी आप कैन, मे, माइट, कुड, शुड देखते हैं, इनको सबको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। इनके बाद में यूजुअली आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, और अगर आपको कहीं पे यूज़ करना होता है चाहिए था तो आप यूज़ करते हैं शुड हैव। अगर आपको कहीं पे यूज़ करना होता है ऐसा काम हो सकता था तो आप यूज़ करते हैं कुड हैव। वुड हैव भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। क्योंकि हैज़ और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो शुड हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वेयर इज ही, वो कहाँ है? ही शुड डैश होम आवर्स अगो, उसको घर पे होना चाहिए था आवर्स अगो, काफ़ी पहले ही, काफ़ी घंटे पहले ही। तो ही शुड हैव यूज़ होना चाहिए क्योंकि पास्ट में यूज़ हो रहा है, और शुड हैव के बाद वी नीड सम थर्ड फॉर्म, कोई थर्ड फॉर्म चाहिए। सो ही शुड हैव कम हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम बी तो नहीं, ही शुड बी होम
की जगह पर, क्योंकि वो उसको काफ़ी पहले ही घर पे होना चाहिए था, तो बी नहीं होगा। ही शुड बी होम का मतलब एट प्रेजेंट की बात है। ही शुड हैव बीन, ये जो बीन लगा हुआ है ये बी का थर्ड फॉर्म है, बीन। कम, केम, कम, और अगर आप कम, केम, कम नहीं भी यूज़ करते हैं तो बी का भी थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। घर पे होना, होने के लिए यूज़ किया जाता है। सो होने के लिए आप अगर यूज़ करना चाहें तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। यहाँ पे है शुड हैड बीन, शुड हैड बीन अप्रोप्रिएट नहीं है, शुड के बाद हैड नहीं लगाया जाता है। लास्ट ऑप्शन है शुड वर, वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, वो भी यूज़ नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, शुड हैव बीन होम आवर्स को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, आपको पता चल गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन टैग को, तो क्वेश्चन टैग आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया था हैज़ वाला जो क्वेश्चन टैग आया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यू शुड नॉट बी हियर ऑन अ हॉलीडे, और उसके बाद आपको चूज करना है। जब भी आप क्वेश्चन टैग चूज करते हैं तो आप देखिए ऑप्शन में शुड नॉट यू दिया है, शुड यू नॉट दिया है। शुड यू नॉट कभी भी नहीं होता है, शुड, शुंठ जिसको आप बोलते हैं, अगर आपको शुड का नेगेटिव बनाना होगा तो शुड का नेगेटिव क्या होगा, शुड नॉट होगा। तो क्योंकि शुड का जो नेगेटिव है वो शुड नॉट है, और ब्लेंड करके ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है शुड नॉट, तो उसी के बाद तो आप प्रोनाउन लगाएंगे। सो शुड नॉट यू तो करेक्ट है, बट शुड यू नॉट इनकरेक्ट है, तो ये वाला तो हम क्या हटा दे रहे हैं इसमें से। वुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में शुड यूज हुआ है, तो शुड का कभी भी क्वेश्चन टैग वुड नहीं हो सकता है, सो वुड भी हट जाएगा। तो क्योंकि हमने दो ऑप्शंस को हटा दिया है इसमें से, शुड यू नॉट और वुड नॉट यू, और मैंने आपको बताया कि क्यों हटा दिया है, और शुड यू और शुड नॉट यू हमारे पास में बचा हुआ है। मैंने इससे पहले आपके साथ में डिस्कस किया है कि पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। हम उसी रूल पे चल रहे हैं अभी भी, उसी रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो यू शुड नॉट लगा हुआ है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग अगर होना चाहिए, सो द आंसर शुड बी शुड यू। क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क सब में ही लगा होगा, सो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब लगा हुआ मिलेगा आपको, शुड यू शुड बी द राइट वन। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने अभी देखे हैं। 12 क्वेश्चंस हमने करीब डिस्कस किए हैं, जो अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। आपको समझ में आए होंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा रूल लग रहा है। कोई क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको उससे ये भी आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक्टिव पैसिव वाले भी रिपीट हो रहे हैं, इसी तरीके से टेंसेस बेस्ड क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस ग्रामर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ 6-7 क्वेश्चंस या लेट्स से 5-6 क्वेश्चंस भी ग्रामर बेस्ड मिल जाते हैं, आपका आधा काम इजी हो जाता है, क्योंकि आपके आधे क्वेश्चंस तो सिर्फ ग्रामर के रूल्स पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो वोकैबुलरी में अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, जिनको वोकैबुलरी लर्न करने में या उसके यूसेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये सबसे अच्छा होता है कि अगर वो ग्रामर के कुछ रूल्स, कुछ सेट रूल्स हैं, उनको अगर पढ़ लें, एक टॉपिक वाइज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, तो उनके लिए इजी हो जाता है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एंड स्कोर कर पाना। और अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ों पे स्कोर कर ले जाते हैं जो दूसरे शायद ना अटेम्प्ट करें, या हो सकता है उनका उतना इंटरेस्ट ना हो या उनको ना आता हो, तो आपको एक अपर हैंड ज़रूर मिलता है। सो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आपको वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, और उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो में आपको ग्रामर बेस्ड और भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो भी करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव गॉट सम रूल्स, आपको समझ में आए होंगे वो रूल्स, और आप आगे इन रूल्स को ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय। थैंक यू।